वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिए, हड़प्पा जो शहर था इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी। ठीक है। और हड़प्पा की खोज इन्होंने कब करी थी? हड़प्पा की खोज इन्होंने 1921 में करी थी। आपने देखा होगा जो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हमें मैक्सिमम शहर मिले हैं वो सारे के सारे सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर आपका जो मोहनजोदड़ो है ये स्थित है। तो इसको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो शहर है यह रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहां पर स्थित था? तो सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह था इनका वो था लोथल। लोथल आपके गुजरात में पड़ता है और लोथल आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह था उस समय का। और बंदरगाह से आप जानते हैं क्या होता है? व्यापार होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो भी आप लोथल का आंसर करेंगे। जो दो प्रमुख शहर हैं हड़प्पा के, एक हड़प्पा खुद और एक मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन जो लोथल है ये भारत में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहां पर नोट्स लिखे हैं ताकि आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से समझ आता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने खोजा था और हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया और हड़प्पा को 1921 में खोजा गया। ये दो प्रमुख शहर हैं, इन्हीं के ज्यादातर खोजकर्ता और खोजी वर्ष पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जैसा हमने ऊपर देखा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? देखिए, जो मोहनजोदड़ो है इसका जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में वो है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अगला है हमारा, यहां पर कुछ प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और इनकी लोकेशंस हमने यहां पर लिखी हैं। यहां से भी सवाल बनते हैं, चलिए इनको कवर करते हैं। कालीबंगा कहां स्थित है? सीधा क्वेश्चन आता है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। लोथल कहां पर स्थित है? लोथल आपके गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा यह आपके गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। आर्मी के एग्जाम में यह आपसे पूछा गया था 18 अप्रैल को तीसरी शिफ्ट में। हो सकता है अगली बार धौलावीरा के बारे में पूछ ले, आपसे कालीबंगा के बारे में पूछ ले। ये जो सारे नोट्स हैं आपके आर्मी के सिलेबस के अनुसार हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न, उस पर ही ये सारे नोट्स आपके आधारित हैं। और इसमें आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रमुख स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ आपके पंजाब में पड़ता है। ठीक है। एक और चीज, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जब भारत आजाद हुआ तो अधिकांश स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल हमें कहां से मिले, तब आप गुजरात का नाम बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यह उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, यहां से व्यापार होता था, तो एक फेमस व्यापारिक केंद्र था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है कि किस सिंधु घाटी स्थल से हमें तराजू मिला है? तो देखिए, यह व्यापारिक केंद्र है, यहां पर व्यापार होगा और व्यापार में किसकी आवश्यकता होती है? तराजू की आवश्यकता होती है। यह हमें लोथल से ही मिला है। ठीक है। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है?
तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। और एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है और यह आपका राजस्थान में है, पेपर में पूछा गया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया था। मनुष्य ने डायरेक्ट लोहे का इस्तेमाल नहीं किया, सबसे पहले उसके द्वारा तांबा प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? वेद हमारे 4 होते हैं। एक होता है हमारा ऋग्वेद, एक होता है हमारा सामवेद, एक होता है हमारा यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। तो नाम भी पूछे जा सकते हैं और संख्या तो पूछी ही जाती है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और सबसे नया वेद की अगर बात करें, सबसे नवीन वेद की बात करें तो वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है, ठीक है। कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? तो कौन सा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है? वो है हमारा सामवेद। जो ये सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का स्रोत क्या है, भारतीय संगीत का जनक क्या है, भारतीय संगीत का उद्गम क्या है? सबका आंसर होगा सामवेद। इस सामवेद में जो ये साम लिखा गया है इसी का अर्थ होता है गाना, यानी गाया जाने वाला। तो इस सामवेद में ऋग्वेद के उन मंत्रों को, बेसिकली इनमें मंत्र शामिल हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मंत्र शामिल हैं। ऋग्वेद के ऐसे वेद जिनको गाया जा सकता है उन्हीं को जमा करके एक नया वेद बनाया गया जिसे हम सामवेद कहते हैं। तो इसमें हमारी गाने वाले मंत्र हैं। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है, ठीक है। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां हमें ऋग्वेद से मिला है, यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, सबसे पहले वेदों की रचना करी गई और फिर वेदों को सही से समझने के लिए अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी रचना करी गई। इसी क्रम में बहुत सारे उपनिषदों की रचना करी गई और इन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। और इसी मुंडको उपनिषद से जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा किसी भी जगह पर जहां पर अशोक का चिन्ह लगा होता है, जहां पर 3 शेर आपको दिखाई देते हैं, उसके नीचे हमेशा सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो यह भारत का आदर्श वाक्य है और यह आया कहां से है, हमने इसे कहां से लिया है? हमने इसे मुंडको उपनिषद से लिया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद है जो जादू टोने से संबंधित है? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, इनसे संबंधित है जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी एक काफी प्रसिद्ध किताब है, काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं पाणिनि। बहुत बार इनका नाम पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है, ठीक है। महाभारत में श्लोकों की अगर हम बात करें, इसमें कितने श्लोक हैं? टोटल 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, तब आप कहेंगे रामायण, और सबसे बड़ा कौन है, तब आप महाभारत का नाम लेंगे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने करी थी? तो जैसा हमने देखा महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा करी गई। रामायण की रचना किसने करी है? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा करी गई है। रामायण अलग है, बाद में रामचरितमानस की रचना करी थी गोस्वामी तुलसीदास ने। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था?
तो नंद वंश की बात करें, मगध के ऊपर ये शासन करते थे। देखिए, हमारे प्राचीन इतिहास की बात करें, पहले लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते थे जिनको कहा जाता था जन। ये जन धीरे धीरे बड़े होने लगे, आकार इनका बड़ा होने लगा, तो जन से ये बन गए हमारे जनपद, और धीरे धीरे फिर जनपद और ज्यादा बड़े होने लगे और इनको कहा जाने लगा महाजनपद। प्राचीन काल में भारत में टोटल 16 महाजनपद ऐसे बन गए, यानी 16 बड़े बड़े राज्य यहां पर बन गए थे। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध। जो ये 16 महाजनपद थे, इनमें लगातार संघर्ष होता रहता था अपने को बड़ा बनाने में। तो सबसे बड़ा महाजनपद जो बना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना, वो बना मगध महाजनपद। इसकी राजधानी पटना में थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, और इसी में एक प्रमुख वंश आया जिसका नाम था नंद वंश, और इस नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। तो इसका नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो संस्थापक पूछेगा तो महापद्मानंद, और अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में कि सिकंदर जो कि यूनान का शासक था, इसने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन पोरस के साथ इसने युद्ध लड़ा। युद्ध पोरस ने काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ा था। पोरस को सिकंदर पराजित तो कर देता है, लेकिन उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दी थी और सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय मगध का राजा घनानंद था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाद में इसी घनानंद को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आएगा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ये हुए हैं 24, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे इनके सबसे प्रमुख तीर्थंकर, जिनको कहा जाता है महावीर स्वामी। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म स्थान कहां है? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान था। दोनों के नाम बचपन के आपको ध्यान होने चाहिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। और महावीर स्वामी की बात करें, उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। किसे एशिया की रोशनी भी कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया बहुत बार आया है, यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बरहुत स्तूप किस से संबंधित है? तो बरहुत स्तूप आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जो ज्यादातर हमारे स्तूप हैं ये आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहा जाता है? देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। दोनों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और देखिए एक ही तारीख में ये दोनों एग्जाम हुए थे, एक में थर्ड शिफ्ट में, एक में सेकंड शिफ्ट में। आपके इस टाइप के क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इंडिका किसकी रचना है? काफी फेमस रचना है इंडिका, और यह रचना मेगास्थनीज की है। अब ये मेगास्थनीज कौन है? हम यहां पर पूरे सिलेबस को वन लाइनर के रूप में तो कवर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं आपको चीजें लिंक करके भी बताऊंगा स्टोरी के माध्यम से, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। देखिए, मेगास्थनीज कौन था? हमने ऊपर बात करी कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, पोरस के साथ उसकी लड़ाई होती है, और फिर सिकंदर की सेना आगे जाने से मना कर देती है। तो सिकंदर ने जो उस समय का
पाकिस्तान की साइड का थोड़ा बहुत इलाका था उसको जीत लिया था। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन सिकंदर ने वहां पर अपना एक जो सेनापति था उसको वहां का राजा नियुक्त कर दिया। उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जीते हुए राज्य का राजा बन गया। और इधर मगध में जब सिकंदर आया था तो घनानंद था। कुछ समय बाद घनानंद को पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध पर शासन कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इधर कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीस, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था इसको पराजित कर दिया था। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपना एक राजदूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और इसी मेगास्थनीस ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना करी। क्वेश्चन आएगा इंडिका से आपको किस काल की जानकारी मिलती है? आप सीधा आंसर करेंगे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। और कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य का ही जो दूसरा नाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है चाणक्य। तो चाणक्य की जो किताब है वो है अर्थशास्त्र। अब चाणक्य कौन थे? आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्हीं की मदद से, इन्हीं की रणनीतियों की वजह से घनानंद जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का राजा था उसको चंद्रगुप्त की सेना ने पराजित कर दिया था। और इन्हीं चाणक्य की एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका नाम केवल है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह किताब आपके इकोनॉमी से संबंधित है। यह किताब राजनीति से संबंधित है। इसमें राजनीतिक जो अलग अलग तौर तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है। कई बार पूछा जाता है कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो आपने अर्थव्यवस्था पर नहीं करना है, यहां आपकी राजनीति पर है, ठीक है, राजव्यवस्था पर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? अभी हमने देख लिया है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, चाणक्य इनके गुरु का नाम था। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? तो इसको भी मैंने आपको पूरी स्टोरी में बताया। यहां सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? आप जानते हैं, सिकंदर जब यहां से वापस गया तो सेल्यूकस निकेटर को यहां का शासक बनाकर गया था, ठीक है, और इसी का राजदूत था मेगास्थनीस। नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसे मौर्य वंश का महान राजा माना जाता है? देखिए, जो मौर्य वंश था इसके जो शुरुआती 3 राजा हैं वो सबसे महान राजा हुए इस वंश के। पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आया बिंदुसार और फिर आया अशोक। अशोक जो है वो इसी वंश का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक मौर्य, इसका पूरा नाम है जिसे हम सम्राट अशोक भी कहते हैं। इन तीनों में भी सबसे महान राजा कौन हुए? सम्राट अशोक हुए, ठीक है। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसको आपने ध्यान रखना है। जो कलिंग है आज का उड़ीसा वाला इलाका, ठीक है, उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और आपने देखा भी होगा हॉकी के जब भी मैचेस होते हैं इंडिया में तो कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में ही होते हैं। तो कलिंग स्टेडियम जो है वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम काल में नाम क्या था? कलिंग। अशोक ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया, यानी कलिंग के ऊपर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। और यहां पर एक भीषण युद्ध हुआ, बहुत ही ज्यादा खून खराबा यहां पर देखा गया। और इसी ही युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले अशोक एक काफी ज्यादा आक्रामक शासक थे और इस युद्ध के बाद ये युद्ध करना ही त्याग देते हैं और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? वो था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का जो स्तूप था इसका निर्माण अशोका के द्वारा करवाया गया था। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने जीवन काल में आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था, ठीक है। अशोक की बात करें तो कहा जाता है शुरुआत में अशोक शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को और अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया। कहा जाता है पूरे एशिया के अंदर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो अशोक के द्वारा ही किया गया।
अशोक ने अपनी जो पुत्री थी संघमित्रा, इसको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था, यह भी पूछा जाता है। और इसी संदर्भ में इसने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया। इसका संबंध भी किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप कहां स्थित है? पेपर में पूछा गया था। यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? देखिए, सोने के सिक्कों को लेकर के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। और तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी करे। तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने करे थे, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा शुरू करे गए। जो एक महान राजा हुआ था कनिष्क, जिसे दूसरा अशोक कहा जाता है, वो इसी कुषाण वंश का शासक था। तो भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने जारी करे थे, कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो जारी करे थे, यह गुप्त शासकों ने करे थे। जो गुप्त साम्राज्य था, इनके द्वारा करे गए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश के राजा बनते हैं घटोत्कच। ठीक है, और इन घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये केवल चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम, और यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था, लेकिन ये एक छोटा राजा था, छोटे से क्षेत्र में शासन करता था। इस वंश का सबसे महान और सबसे पहला स्वतंत्र शासक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। बाद में इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और यह पूरे गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, गुप्त का साम्राज्य का पहला स्वतंत्र राजा, उसी के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और इसी समुद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी हुए? तो अभी हमने ऊपर क्लियर किया, गुप्त काल में। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा करी गई? तो पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र जो पूरी आपकी रचनाएं हैं, इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। 2 क्वेश्चन आते हैं पंचतंत्र को लेकर के, इसके रचयिता का नाम बताइए और इसकी रचना का काल बताइए। तो पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में होती है, विष्णु शर्मा इसे रचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर यह कहा जाता है कालिदास को। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो एक और इंपॉर्टेंट किताब है गीत गोविंद, और इसके रचयिता हैं जयदेव। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? जो तराइन का युद्ध होता है, तराइन के देखिए बेसिकली 2 युद्ध होते हैं, पहला और एक दूसरा। तराइन का जो पहला युद्ध था ये 1191 में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। यह युद्ध जो हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए। पहला जो तराइन का युद्ध था इसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरा युद्ध जो था तराइन का उसे मोहम्मद गौरी ने जीता। तो दोनों आपने ध्यान रखने हैं, पहला वाला कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा तराइन का युद्ध कौन जीता? मोहम्मद गौरी। तराइन के युद्ध निम्न में से किसके बीच हुए थे? तो तराइन के 2 युद्ध होते हैं, दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जैसा हमने ऊपर देखा, पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और पहला युद्ध 1191 में हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर, अलेक्जेंडर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ष है। ठीक है, किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है ये 1206 में होती है, और यह स्थापना गुलाम वंश के शासकों ने करी थी।
लास्ट वीडियो में हमने तराइन के युद्धों के बारे में बात करी थी। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, और किस किस के बीच हुआ था आप अच्छे से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जो दूसरा युद्ध था तराइन का, उसे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के मरने के बाद इसका जो पूरा जीता हुआ क्षेत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में चला जाता है, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। क्योंकि यह गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा गया, और जो इसमें अगले राजा भी आएंगे वो सब एक दूसरे के ही गुलाम होते हैं। उसको भी हम आगे यहां पर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, और कब करी? 1206 में। ठीक है। दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश कौन था? इस वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाता है, लेकिन कुतुब मीनार इससे पहले बनकर तैयार होता कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु, ये चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश इसके द्वारा जो शुरू किया गया था कुतुब मीनार, उसको पूरा करवाता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है। अगला है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली में शासिका बनने वाली दिल्ली सल्तनत के दौरान एकमात्र महिला जिसका नाम था रजिया सुल्तान। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, भारत की एकमात्र महिला शासिका मध्यकाल के दौरान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी वो थी रजिया सुल्तान। अब क्वेश्चन बनता है रजिया सुल्तान कौन थी? तो अभी हमने ऊपर इल्तुतमिश के बारे में बात करी, इसी इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्वेश्चन बन सकता है आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा नगर या आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग वंश स्थापित हुए उसमें से एक वंश था लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, और इस वंश का एक राजा हुआ सिकंदर लोदी। इसी ने आगरा शहर बसाया था 1503 के करीब। ठीक है। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी लोदी वंश था, तो इस वंश का जो राजा होगा वो दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी राजा था। तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? गुलाम वंश, और पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? लोदी वंश, और आखिरी राजा इब्राहिम लोदी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड था। ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी जाती है, और फेमस लड़ाई इसीलिए है क्योंकि इसी युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो भारत में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य शुरू हुआ और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। अभी हमने देखा, तो खत्म होगी तो कौन हारेगा? इब्राहिम लोदी। और अगर मुगल साम्राज्य शुरू हो रहा है तो कौन इसको जीता होगा? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य जो बना था ये आपके 1336 में बना था। इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर करी थी, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम था संगम। अपने पिता संगम के नाम पर इन्होंने विजयनगर में एक वंश स्थापित किया जिसे कहा गया संगम वंश। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। संस्थापक तो ये दोनों हैं, लेकिन राजा तो एक ही बनेगा। तो क्वेश्चन आता है विजयनगर का पहला राजा कौन था? तब पहला राजा आपने हरिहर को टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, यह आपके मदुरई में स्थित है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है?
तो गीत गोविंद की रचना करी है जयदेव ने। इनका नाम भी बहुत बार आता है और ये रचना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म में जो 10 गुरु है उनमें प्रथम गुरु भी कौन है? गुरु नानक देव, और इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करी गई। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने ऊपर डिटेल में देखा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब आपको यह भी पता है कि मुगल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 में होती है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध होता है काफी फेमस युद्ध था, यह 1527 में होता है और यह युद्ध बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? वही क्वेश्चन है। तो बाबर ने हराया था राणा सांगा को, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और जो शेरशाह सूरी था उसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध, और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। यह लड़ाई 1539 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? पानीपत का पहला युद्ध तो आपने देख लिया, 1526 में लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ठीक है, हालांकि अकबर उस समय काफी छोटा था, मात्र 13-14 साल का था। अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खान था। तो बेसिकली बैरम खान ने पराजित किया था हेमू विक्रमादित्य को। हालांकि राजा कौन है? अकबर, इसीलिए इसका नाम आता है। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने करी है? तो अकबरनामा आईने अकबरी इसे रचित किया है अबुल फजल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने करी थी? आगरा के नजदीक है फतेहपुर सीकरी और इसे अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चेतक किसके घोड़े का नाम था? जो चेतक नाम किसके घोड़े का था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? अभी हमने देखा अकबर और महाराणा प्रताप। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो देखिए बीबी का मकबरा यह आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था और इसी मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, यानी बेकार नकल माना जाता है इसे ताजमहल की। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध अफगानों और मराठाओं के बीच में हुआ था। अफगानों का नेतृत्व यहां पर कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो देखिए दिलवाड़ा जो मंदिर है आपका पेपर में पूछा गया है। यह मंदिर आपके राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। क्वेश्चन आता है यह जो दिलवाड़ा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो राजस्थान में विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा कुंभा के द्वारा इसे बनाया गया था, जो राणा कुंभा थे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आपके भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दो प्रमुख सूर्य मंदिर है भारत में, एक आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर और एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। यह भी पेपर में आया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऊपर क्लियर किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो यह पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। यह नंबर पेपर में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था?
यानी नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने का, इसको जलाने का कारण क्या था, किसने इसको जलाया था? ये जलाया था बख्तियार खिलजी का आक्रमण। जो बख्तियार खिलजी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और इसको ध्वस्त कर देता है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहां है? अभी हमने ऊपर देखा था, मदुरई में स्थित है। गोलकुंडा कहां अवस्थित है? तो गोलकुंडा आपके हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक बाबर था। ठीक है। कब करता है स्थापना? 1526 में। किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को हराता है। किस युद्ध में हराता है? पानीपत के पहले युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? जो जीटी रोड है, इसे बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है, सूर वंश की स्थापना, और इसी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सा शासक था जिसने दीन-ए-इलाही नाम से एक नया धर्म शुरू किया? वो था अकबर। ठीक है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? देखिए, मुगल काल पूछे या दिल्ली सल्तनत पूछे, दोनों की राजभाषा फारसी थी। ठीक है। उर्दू को आपने टिक नहीं करना है। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, अभी हमने ऊपर देखा था। ऐसे ही पूछता है बाबर नामा किसने लिखा? वो बाबर ने लिखा। पूछेगा अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और जहांगीर नामा, वो जहांगीर ने खुद लिखा। ठीक है। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था बहादुर शाह। पूरा नाम है बहादुर शाह जफर। इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि दो बहादुर शाह हुए, एक बहादुर शाह प्रथम और एक बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय है उसे ही बहादुर शाह जफर कहते हैं और वही आखिरी मुगल शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया था, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है, जैसे हमने अभी देखा था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, शाहजहां ने करवाया। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। कुंभगढ़ का किला कहां स्थित है? तो कुंभगढ़ का किला आपके राजस्थान में। ज्यादातर आपसे जो किले वगैरह पूछे जाएंगे वो आपके राजस्थान में ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम। धमेक स्तूप कहां स्थित है? तो धमेक स्तूप आपके सारनाथ में पड़ता है। बुलंद दरवाजा कहां है? तो बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण देखिए, अकबर ने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करी थी और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में उसने एक दरवाजा बनवाया जिसे कहा गया बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन आता है, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के रूप में। ठीक है, यह भी पेपर में पूछा गया है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है, इसे माना जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, यह भी आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट मंदिर। और कहां है? तब आप कहेंगे कंबोडिया में यह पड़ता है। ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? तो देखिए, भारत आने का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज करी थी वास्को डिगामा के द्वारा। इसको आपने ध्यान रखना है। वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र के रास्ते भारत आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वास्को डिगामा आपके पुर्तगाल का था। ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यह भारत 1498 में आया था। ठीक है। अंग्रेज भारत कब आए थे? अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। इससे लगभग 100 साल पहले पुर्तगाल भारत में आ चुके थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो व्यक्ति का नाम पूछेगा तो वास्को डिगामा, और देश का नाम पूछेगा तो आप कहेंगे पुर्तगाल। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई? तो जैसा हमने कहा 1600 ईस्वी में, और इसी के बाद यह कंपनी भारत में आती है यहां पर शासन करने के लिए। शुरुआत में ये व्यापार के लिए आए थे, धीरे धीरे ये शासन करने लगे। चौथा प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली शासन से गोवा कब मुक्त हुआ था? देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो प्रमुख केंद्र बनाया था वो गोवा को बनाया था। पुर्तगाली 1498 में भारत आते हैं और 1510 में ये गोवा को जीत जाते हैं और 1961 तक गोवा पर अधिकार रहता है पुर्तगालियों का।
1961 में ये पुर्तगाली यहां से वापस लौटते हैं। क्वेश्चन अब आपसे कैसा आता है? क्वेश्चन आता है भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आप कहते हैं पुर्तगाली। भारत से जाने वाला भी अंतिम पुर्तगाली कौन था? वो भी पुर्तगाली, क्योंकि अंग्रेज 1600 में आए, 1947 में चले गए। पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले आए और अंग्रेजों के बाद गए। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन है? पुर्तगाली। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमने लिखी है और उनकी स्थापना वर्ष। क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से देश की कंपनी कब स्थापित हुई? ये सारी कंपनियां भारत आती हैं व्यापार के लिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बनी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी और फिर बनती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में बनी। भारत में जब ये अपना शासन शुरू करते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपस में ये लड़ना शुरू करते हैं और फिर एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, सारी कंपनियों को पराजित कर देती है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर ये शासन शुरू करती है। ठीक है, तो क्रम भी लगाने को आता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। ठीक है, गुजरात के सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था। पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच लड़ी गई थी? एक तरफ ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था पलासी के युद्ध में? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्वेश्चन आता है, पलासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? आपको देगा अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच, लेकिन अगर थोड़ा डीप में पूछ लिया कि किस किस आदमी के बीच में लड़ा गया, व्यक्ति कौन थे वहां पर, तो बंगाल का नवाब का नाम सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों का लीडर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब को पराजित कर देता है। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको कहा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर भी बनता है। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर भी कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनता है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला कौन है? अभी हमने ऊपर देखा बंगाल का नवाब। मैं कोशिश करता हूं चीजें आपको लिंक करके बता सकूं ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला और पलासी की लड़ाई हारा है, तो हराया ब्रिटिश कमांडर ने होगा। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? वही क्वेश्चन है, यहां पर बस पलासी का युद्ध लिख दिया, यहां पर उसका वर्ष लिख दिया। किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ मुगल थे। मुगल के साथ साथ बंगाल का जो पूर्व नवाब था मीर कासिम वो था और अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला वो था। मुगल उस समय शाह आलम द्वितीय था। तो एक तरफ इन तीनों की सेना थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध में कौन सेनापति था? जैसे प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेज इन तीनों की सेना को पराजित कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों के भारत में शासन करने की। ठीक है, हैदर अली कहां का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था और मैसूर का एक प्रसिद्ध शासक, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान, इसी हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी है? यह लिखी है दूसरे सिख गुरु, गुरु अंगद देव ने। इनको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आनंद मठ की रचना किसने करी है? तो काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, काफी फेमस ग्रंथ है आनंद मठ। क्यों प्रसिद्ध है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है
वंदे मातरम इसी में हमें बताया गया है, यानी इसी से हमने इसको लिया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन बन सकता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, या बताइए हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसी प्रकार वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, एक काफी प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था पूर्व काल में जिसे कहा जाता है सन्यासी आंदोलन, और इस सन्यासी आंदोलन का वर्णन हमें इस पुस्तक आनंद मठ में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, जब 1857 की क्रांति होती है उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और जब यह क्रांति हुई, क्रांति को अंग्रेजों ने दमन कर दिया। क्रांति का 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इस अधिनियम के तहत एक नया पद बनाया गया जिसे वाइसरॉय कहा जाना था। पहला वाइसरॉय कौन बना था भारत का? यही लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान जो मंगल पांडे थे, ये आपके बंगाल में बैरकपुर के एक सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में ये तैनात थे। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? देखिए, शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी मंगल पांडे ने। इन्होंने अपने अधिकारी के ऊपर गोली चला दी थी, उनका आदेश मानने से मना कर दिया था। बाद में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है अगले ही महीने। उसके बाद सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ इस घटना के बाद, वो मेरठ में शुरू हुआ। तो क्वेश्चन आएगा मंगल पांडे कहां के हैं? आप कहेंगे बंगाल के हैं, बैरकपुर के हैं। सबसे पहले विद्रोह की घटना कहां से शुरू हुई? तब आप मेरठ का आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। यह भी पूछी जाती है कि किस इन्फेंट्री से संबंधित थे, कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? तो ये बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो फिरंगी को मारो या मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे ने ही दिया था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? देखिए, अंतिम जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को कुछ जगहों पर बहादुर शाह द्वितीय भी लिखा जाता है, दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? यही बहादुर शाह जफर था। हालांकि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे तो क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का, इस क्रांति का नेतृत्व करें। पहले तो यह मना करता है, बाद में स्वीकार कर लेता है। तो केवल नाम मात्र का राजा उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? नाम मात्र का, क्योंकि काफी बूढ़ा हो चुका था, मुगल उस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तो वो था बहादुर शाह जफर। इसको इन्होंने, क्रांतिकारियों ने, भारत का शासक घोषित किया था। हालांकि अंग्रेज क्रांति का दमन कर देते हैं और बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज देते हैं, तो इसकी मृत्यु वहीं पर होती है। इसको भारत से निकाल दिया जाता है, एक तरीके से निर्वासित कर दिया जाता है। इसका जो सेनापति था उसका नाम था बख्त खान। ये एक मुगल सेनापति था। आपसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में या फिर भारत में 1857 की क्रांति का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? नाम मात्र का तो ये कर रहा था, जो वास्तविक नेतृत्व कर रहा था भारत में और खासकर दिल्ली में, वो बख्त खान कर रहा था। ठीक है, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो क्रांतिकारी थे वो कर रहे थे। बिहार में कुंवर सिंह कर रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, अवध में वाजिद अली शाह कर रहे थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। आपसे क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां पर किया? तो आप सीधा टिक करेंगे, चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? तो देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको यह उपाधि मिली थी। और यह उपाधि किस आंदोलन के दौरान या किस आंदोलन की सफलता के बाद मिली? चंपारण आंदोलन के दौरान। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने काफी अच्छा नेतृत्व किया। जो यहां पर एक प्रथा थी, चंपारण में 3 कठिया प्रथा,
इसको यहां पर समाप्त करवाया। किसान इस प्रथा से काफी ज्यादा परेशान थे और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। अभी मैंने आपको ऊपर कहा था बंगाल का पहला गवर्नर भी कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बनता है। ठीक है, सिर्फ गवर्नर की बात है। बंगाल का जो आखिरी गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर गवर्नर के पद को खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद को यहां पर बनाया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था और पहला गवर्नर जनरल यहां पर वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, और सिर्फ गवर्नर बोलेगा तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को आगे चल करके 1833 के एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल पद नाम कर दिया जाता है, यानी उसकी पोस्ट का नाम बदल देते हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक था। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप विलियम बेंटिक का नाम बताएंगे। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय कौन था, वो कैनिंग था। तो ये कुछ अधिकारी हैं, यहां पर कंफ्यूजन होता है तो साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी हमने ऊपर देखा विलियम बेंटिक था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था, लेकिन इसने भारतीय का नाम पूछा है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा। किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है? आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल 1853 में चलती है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलती है। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके काल में होती है? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में अंग्रेजों के कई सारे गवर्नर जनरल हुए, कई सारे वाइसरॉय हुए, एकमात्र गवर्नर जनरल भारत का जिसकी हत्या भारत में करी गई वो यही लॉर्ड मेयो था। ठीक है, नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटेन की संसद में चुनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। किसके द्वारा कांग्रेस बनाई गई थी? तो एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, इसके द्वारा अंग्रेज का गठन किया जाता है। ठीक है, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष W.C. बैनर्जी था। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इनका पूरा नाम है और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। 1886 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, गदर पार्टी की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है और इसके जो नेता थे वो लाला हरदयाल थे। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, भारत में पहली जनगणना होती है 1872 में। आप जानते हैं भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, तो जो प्रॉपर 10 साल में जनगणना शुरू हुई वो 1881 से हुई। तो पहली जनगणना 72 आप बताएंगे और नियमित जनगणना 81 को बताएंगे। इसके बाद हर 10 साल में, इसके बाद 91 में, फिर 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में, ऐसे ऐसे 2011 तक हर बार लगातार 10 साल में जनगणना होती रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी हमने देखी थी 1885। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था? महात्मा ज्योतिबा फुले। इनको भी महात्मा कहा जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। 1897 में इन्होंने इसे स्थापित किया था।
जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण और उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसे दयानंद सरस्वती ने लिखा है। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश भी इन्होंने लिखी है और वेदों की ओर लौटो ये नारा भी किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने करी थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में और यह स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो ये उपाधि मिली थी, ये महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार पटेल ने एक आंदोलन जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना तो हमने देख लिया 1885 में, इसके लगभग 20 साल के बाद यानी 21 साल के बाद मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, ठीक है, 1906 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे? क्रिप्स मिशन में 3 आदमी थे। एक इसका अध्यक्ष जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, एक इसमें सदस्य जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस और एक था अलेक्जेंडर, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो अभी हमने ऊपर देखा राजा राम मोहन राय। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो अभी हमने इसको भी देखा था एक्स्ट्रा फैक्ट में, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जन्मदाता, भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता, ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनकी संस्था है ब्रह्म समाज, जो 1828 में बनी थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहीं पर नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय को जो ये राजा की उपाधि थी किसने दी थी? तो देखिए, एक मुगल शासक हुआ जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समकालीन थे राजा राम मोहन राय और इसी अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गोदान किसकी पुस्तक है? तो गोदान किसकी किताब है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की किताब है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से आ गई स्थापना 1885। संस्थापक कौन है? अब आप आसानी से बता देंगे, AOU इसका संस्थापक था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गोखले जो हैं या गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो किस नेता ने महात्मा गांधी को भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? यह सलाह भी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? आपने हिस्ट्री की किताबों में नारे पढ़े होंगे, साइमन गो बैक। तो साइमन आया कब था? साइमन आया था 1928 में, ठीक है। और इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन बेसिकली एक कमीशन था, एक आयोग था, जिसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन साइमन और जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, इसीलिए इस आयोग को साइमन कमीशन कहा गया। इसमें कुल 7 मेंबर इसमें शामिल थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। इसके विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण सिर्फ यह था, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो देखिए, काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट आपका 1919 के समय में यह आया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर अगर अंग्रेजों को यानी सरकार को, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, जरा सा भी संशय होता था, डाउट होता था, तो उसको वो गिरफ्तार कर सकते थे केवल शक के आधार पर। और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो ना आप कहीं पर अपील कर सकते हैं, ना अपनी कोई बात रख सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं और ना आपको कोई वकील दिया जाएगा। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया और काला कानून कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसी कानून का विरोध कर रहे थे पंजाब के 2 बड़े नेता, जिसमें एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे, पंजाब के नेता थे, इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे। इन्हीं दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके ऊपर जनरल डायर गोलियां चलवा देता है और इस घटना को हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वो भी किस विरोध में हो रहा था? इनडायरेक्टली इसी का विरोध था, क्योंकि नेता इसी की वजह से गिरफ्तार हुए थे वो दोनों। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कांग्रेस की अगर सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तब आप कहेंगे एनी बेसेंट। ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू को आप टिक करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो पहली बार हमारा राष्ट्रगान कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? तो देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। जैसा हमने ऊपर बात करी थी कि साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन का बहुत जगहों पर विरोध किया गया। लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, और लाहौर में विरोध करते हुए लाठीचार्ज होता है। इनके ऊपर काफी ज्यादा लाठियां पड़ती हैं, गंभीर रूप से ये घायल हो जाते हैं और लगभग 1 महीने के भीतर घायल होने की वजह से इनका निधन हो जाता है। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हुए थे और उसी घायल की वजह से इनका निधन होता है। क्वेश्चन आता है, अब क्योंकि एक बड़े नेता का निधन हो गया किसी चीज का विरोध करते हुए, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय। आपसे क्वेश्चन आएगा साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो भी लाला लाजपत राय पर ही आपने टिक करना है। ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में कई सारे लोग शामिल थे, जिनमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी थे, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे, सजेंद्र सान्याल इसमें शामिल थे और भी सारे लोग इसमें शामिल थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने रचा है? तो यह रामप्रसाद बिस्मिल की रचना है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ करी थी? देखिए, नाम दांडी यात्रा है तो दांडी से शुरू नहीं होगी, दांडी के लिए शुरू होगी। इसकी शुरुआत इन्होंने अपने आश्रम साबरमती से करी थी। साबरमती से दांडी लगभग 380-85 किलोमीटर दूर पड़ता है। महात्मा गांधी अपने आश्रम से दांडी के लिए मार्च करते हैं, मार्च के महीने में निकलते हैं, तो इसे दांडी मार्च कहा गया। यहां पहुंचकर साबरमती से दांडी पहुंचकर ये नमक बनाते हैं। उस समय नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो साबरमती से दांडी की यात्रा को कहा जाता है दांडी यात्रा। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह इरविन कौन है? इरविन उस समय भारत का वाइसरॉय था। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौता भी इसी को कहा जाता है। यह हुआ था 1931 में, 5 मार्च की डेट थी जब यह समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? जैसे मैंने आपको यहां पर ओल्ड होगा। ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अब आपको याद है हमने ऊपर बात करी थी कि अंग्रेजों की संसद में चुनने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। इनको लेकर एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। भारत में आप राष्ट्रीय जो आय होती है, नेशनल इनकम होती है, देखते होंगे कि इस साल भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, पिछले वर्ष कितनी थी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना अगर किसी व्यक्ति ने करी वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान, एक और चीज याद करना, जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकमान्य तिलक को कहते हैं। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जब 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रचना है।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड यह किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत बार ये परीक्षा में पूछी गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके रचयिता हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया था? तो देखिए, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहले हिरोशिमा पर बम गिराया और फिर नागासाकी के ऊपर बम गिराया। तो पहले बम किसके ऊपर गिरा था? पढ़ते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर पहले गिरा था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। इन दोनों डेट्स को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तवांग मठ कहां स्थित है? परीक्षा में पूछा गया है। एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है तवांग मठ, यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड यानी इनको सर की उपाधि दी गई थी। आप देखते होंगे अंग्रेजों के नाम के आगे ज्यादातर सर लगाया जाता है, तो इनको यह उपाधि दी गई थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी इस उपाधि को वापस लौटा देते हैं। महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी भी अपनी इस उपाधि को वापस लौटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? पेपर में पूछा गया है। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। भगत सिंह को कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को और इनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर की सेंट्रल जेल में दी गई थी। तो कहां की जेल में दी गई थी? लाहौर। तो आपने ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया था, ठीक है। कब इनको फांसी दी गई थी? डेट सहित पूछा जाता है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।